कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट एमकॉम फाइनल ईएफएम कंपलसरी पेपर 202 डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की परिभाषा। FW टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने की उत्पादन की परिभाषा दी है, उनके अनुसार प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्यतापूर्ण ढंग से करते हैं। यानी उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी संगठन में अधिकतम उत्पादन करने के लिए इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जिससे कि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो। ऐसी कोई कला है तो वो प्रबंध कहलाती है, ये टेलर के शब्दों में। अन्य थिंकर हेनरी फ्योल, जिनको कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उनके अनुसार प्रबंध से आशय पूर्व अनुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। यानी इन्होंने फंक्शनल डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर। जो संस्था में कार्यरत हैं उनमें जो है प्लानिंग करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना, ये जो है प्रबंध कहलाता है हेनरी फ्योल के अनुसार। अन्य परिभाषा जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जिसको कि लॉरेंस ए अप्लाई ने दिया है, जिसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो संगठन में काम करते हैं उनका प्रबंध करना है, उनसे काम लेना है, उनका विकास करना है। जो संगठन में वस्तुएं हैं उनका विकास नहीं करके व्यक्तियों का विकास करना है। अगर व्यक्तियों से सही काम लिया जाएगा, उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा, तो जो संगठन के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होगी। अर्थात तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है। यानी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर मानवीय और भौतिक साधन जो संगठन में हैं उनका सही तरीके से प्रयोग हो जाए तो यही प्रबंध कहलाता है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत। हेनरी फ्योल जो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाते हैं, जिनका की जन्म 1841 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1925 में हुई। फ्रांस के अंदर वो इंजीनियर थे और उन्होंने अपने कार्य के आधार पर, अपने काम के आधार पर 14 सिद्धांतों का गठन किया प्रबंध के लिए। और ये सिद्धांत का गठन जो किया, ये सभी प्रबंध के सभी जितने भी संगठन हैं उन पर ये लागू होता है। और इसके जो सिद्धांत का
जो कारण होता है या सिद्धांत क्या कहलाते हैं, या प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका गठन किस प्रकार से हुआ। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो ये व्यक्त करते हैं कि जो प्रबंध में आने वाली परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। अगर इन सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, इन सिद्धांतों को माना जाता है, तो प्रबंध करना आसान हो जाता है और जो संस्था के उद्देश्य है उनकी प्राप्ति करना आसान हो जाता है। और जितने भी सिद्धांत हैं इनका जो गठन किया जाता है वो अनुभव के आधार पर किया जाता है। तो पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन का सिद्धांत वास्तव में विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य को एक से अधिक भागों में बांटा जाना चाहिए तथा वो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य होता है उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। इस कार्य के सिद्धांत के आधार पर ही किसी भी संगठन में विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनका विभाजन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के विभागों में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी दक्षता के अनुसार उन्हें काम सौंपा जाता है, जिससे उनके विशिष्टीकरणता में वृद्धि होती है और उसका लाभ जो है संगठन को मिलता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में एक जो कुक है वो बहुत अच्छी दाल बनाता है और उस दाल के लिए, खाने के लिए लोग दूर दूर से चल के आते हैं क्योंकि उसके दाल के अंदर वो सही मात्रा में मसाला डालता है जिससे वो मशहूर हो जाता है। अगर उस कुक को हटाकर दूसरे कुक को अगर रख दिया जाए जिससे कि मालूम नहीं है किस प्रकार से दाल बनती है, तो इससे क्या होगा कि लोग उस दाल को पसंद नहीं करेंगे और उस रेस्टोरेंट में लोग कम आना शुरू हो जाएंगे, जिसका नुकसान रेस्टोरेंट मालिक को उठाना पड़ेगा और दुरुपयोग होगा। तो इसलिए कार्य का विभाजन का जो सिद्धांत है वो सबसे एक प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रबंध की सफलता के लिए। दूसरा सिद्धांत है अधिकार तथा उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल का कहना है कि अधिकार का प्रभाव उत्तरदायित्व से होता है। अधिकार और दायित्व में संतुलन आवश्यक है। संस्था के किसी भी व्यक्ति के पास अधिक अधिकार तथा कम दायित्व या अधिक दायित्व कम अधिकार दोनों ही परिस्थितियां गोल अचीवमेंट में बाधक है। किसी भी संगठन में चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, उसके पास अधिकार और दायित्व समान रूप से होने चाहिए। अधिक अधिकार जो है वो असंतोष पैदा करेंगे प्रबंध में और संगठन में, और अगर उत्तरदायित्व है तो वो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा उत्तरदायित्व है वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर को यह कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर उसे 1000 शर्टों का उत्पादन करना है। ये उसे उत्तरदायित्व मिल गया, लेकिन उसे उसके बॉस ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपने कार्यरत, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको वो ऑर्डर दे सके, यानी उसे अधिकार नहीं दिया। जब उसे अधिकार नहीं दिया तो वो किस प्रकार से काम लेगा, यानी उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसका कहना नहीं मानेंगे, तो गोल अचीवमेंट संभव नहीं है, समय से कार्य संभव नहीं है और इससे असंतोष में भी वृद्धि होगी। इसलिए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में संतुलन होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत, यानी डिसिप्लिन। अनुशासन किसी संगठन की समुचित कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए अनिवार्य शर्त है। संगठन के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है
कि वे अपने कार्य का निष्पादन करते समय अपने व्यवहार को नियमों, मापदंडों तथा प्रचलित परंपराओं के अनुरूप बनाए रखेंगी। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, संगठन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है कि अनुशासन, अनुशासन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, हर संगठन में उसका पालन करना अति आवश्यक होता है। जैसे एक बैंक के अंदर जब खाता खोला जाता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नियम के अनुसार लिए जाते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाए तो खाता खुलना संभव नहीं है, और बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर खाता खोल दिया जाए तो जो बैंक का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, यानी बैंक के नियमों की पालना नहीं होगी। तो कहने का अर्थ है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यह आवश्यक है कि डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। नेक्स्ट है आदेशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से निर्देश मिलने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर सकता है। यानी एक से अधिक अगर अधिकारी होंगे तो उनके निर्देशों का पालन जो है नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक समय के अंदर एक व्यक्ति को ऊपर एक ही अधिकारी होना आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के लिए कई इस प्रकार के जो है वो ऑफिसेज होते हैं जहां एक चपरासी कई अपने बॉस के लिए काम करता है, तो इससे क्या होगा कि जो उसे काम सौंपा जाएगा वो भी वो पूरा नहीं कर पाएगा, और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना होती है। इसलिए एक समय के अंदर एक सबऑर्डिनेट को के ऊपर एक ही अधिकारी हो और उसी से उसको आदेश प्राप्त होने चाहिए। ये प्रबंध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फ्योल के शब्दों में समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं का एक समूह और उसके लिए एक मुखिया और एक योजना हो। वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। इसका अर्थ यह है कोई भी संगठन के अंदर जो है एक प्लान होता है और उस प्लान के जो निर्माता है वो एक ही हो और उस प्लान को सभी लोग फॉलो करें। तो इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे महाविद्यालय के अंदर एक टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल के अनुसार लेक्चरर्स क्लास लेते हैं, और उस टाइम टेबल के अनुसार ही जो है बच्चे क्लास में जाते हैं। तो वो एक प्लान है, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो आवश्यक है संगठन की सफलता के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति गौणता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्तिगत हितों को कभी भी संस्था के हितों से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। जब कभी इन दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों के ऊपर संस्था के सामान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्तिगत हितों के कारण जो है जो असंतोष पैदा होता है और जो संगठन है उसको नुकसान होता है, और जो संस्था का उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना वो संभव नहीं हो पाता। जैसे कि उदाहरण की जो कभी कभी कुछ कर्मचारी इस प्रकार के होते हैं जो चाटुकारिता को पसंद करते हैं और चाटुकारिता के आधार पर कुछ लाभ ले लेते हैं। जैसे कि दिवाली के समय कुछ जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉय से जो है बोनस ले लिया, लेकिन सभी को वो बोनस नहीं मिला, तो कुछ व्यक्तियों का हित हुआ और बाकी सबका हित नहीं हो पाया। तो इसलिए ये देखना आवश्यक है सामान्य हित कौन सा है। सामान्य हित यह है कि सभी को बोनस मिलना
चाहिए था। तो इससे असंतोष होगा और जो गोल है वो अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रेमुनेशन, परिश्रमिक। कर्मचारियों को परिश्रम की दर तथा भुगतान की पद्धति न्यायोचित और समता मूलक होनी चाहिए। परिश्रमी की पद्धति उचित हो जो कर्मचारी और नियोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। फ्योल ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए अवित्तीय प्रेरणाओं को अपनाने पर बल दिया है। यानी अर्थ इसका यह है कि उचित सैलरी, उचित परिश्रम अपने जो कर्मचारी उनको देना आवश्यक है, जिससे उनका जो लालन पालन है वो अपने परिवार का कर सकें। उनकी परिस्थितियां का फायदा नहीं उठाना चाहिए, यानी उसको जॉब की आवश्यकता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे कम भुगतान करें, उसे न्यायोचित भुगतान करना आवश्यक है, समता के आधार पर भुगतान करना आवश्यक है संगठन की सफलता के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल के अनुसार छोटे पैमानों पर उत्पादन करने वाली संस्थाओं में तो केंद्रीकरण स्वाभाविक है, परंतु बड़ी संस्थाओं में केंद्रीकरण का निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि बातों पर निर्भर करके लिया जाना चाहिए। यानी जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो छोटे पैमाने वाले उद्योगों में तो संभव है, लेकिन बड़े पैमाने वाले उद्योगों में ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो साइज के हिसाब से, कर्मचारियों की भावना के हिसाब से सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। जैसे भारत में पंचायती राज का विकेंद्रीकरण किया गया है, जो कि आवश्यक है। गांवों के विकास के लिए उसका विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। संगठन के अंदर एक हायरकी होती है, सोपान श्रृंखला होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो उसी हिसाब से लोगों को संपर्क भी करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है। ऐसा नहीं हो कि जो लोअर लेवल का व्यक्ति है वो सीधा टॉप वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाए। उसे उसके लिए पहले अपने ऊपर वाले जो अधिकारी उससे परमिशन लेनी आवश्यक है। ये आवश्यक है, इसे फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये एक हायरकी बनाए रखता है। नेक्स्ट है इक्विटी, समानता। प्रबंध न्यायपूर्ण व दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारी वफादारी स्नेह को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉय को समानता के दृष्टिकोण से देखे, असमानता के दृष्टिकोण से नहीं देखे। सबके प्रति समान व्यवहार उसका होना आवश्यक है संगठन की सफलता के लिए। नेक्स्ट है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उनका जो कार्यकाल है उसमें स्थिरता जरूरी है। ये नहीं कि उन्हें टेम्पररी बेसिस पर रखा जाए, बल्कि उनको कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, उनकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए उनके कार्यकाल को में स्थिरता प्रदान होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है ऑर्डर, व्यवस्था।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो उसके कार्य निर्धारित है उसी ऑर्डर में उसको जो है अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इसका अर्थ यह है, जैसे कि महाविद्यालय के अंदर एक स्टाफ रूम होता है, तो कोई अगर बच्चे को मिलना है किसी भी स्टाफ सदस्य से, तो वो सीधे स्टाफ रूम में आता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो इसका अर्थ यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित हो तथा वह वस्तु अथवा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर रहे। यह आवश्यक प्रबंध का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, पहल। फ्योल के अनुसार कर्मचारियों को आमंत्रित करना चाहिए। कोई भी अगर योजना बन रही है तो उसमें वो अपना प्रस्ताव रखे, वो लोग इनिशिएटिव ले, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उनकी कुशलता में वृद्धि होती है, उन्हें अपनापन जो है वो महसूस होता है। और लास्ट है सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन। प्रत्येक जो संगठन में कार्यरत कर्मचारी है उसमें मैं की भावना नहीं हो, एक सामूहिक भावना हो कि हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो एक सामूहिक प्रयास हो। सामूहिक प्रयास होने से संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से संभव है। धन्यवाद। थैंक्स।